बारे में बात कर रहा था। अनिका को कुणाल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे बस अब जल्दी से टैक्सी चाहिए थी। वो पूरे जोश और गुस्से के साथ जोर से चिल्लाई, टैक्सी। ये सुनकर कुणाल और ज्यादा इंप्रेस हो गया और बड़े ही मीठे अंदाज में बोला, सुनिए मिस, मैं आपको छोड़ देता हूं ना, वैसे भी मैं जिसे लेने आया था लगता है वो आई ही नहीं। आप अगर बेंगलुरु की फ्लाइट में आए हैं तो आपने फ्लाइट में किसी बेहद मोटी औरत को देखा होगा। ये सुनकर अनिका एक पल को रुकी और उसने कुणाल की तरफ मुड़ कर देखा। कुणाल आगे कहता है, दरअसल 6 साल पहले वो 120 किलो की थी, अब 6 साल में तो उसने पक्का डबल सेंचुरी पार कर ही ली होगी। अनिका बिना कुछ बोले कुणाल की बातें सुनकर सोच रही थी कि ये पता नहीं क्या क्या सोच रहा है उसके बारे में। अपनी बातों को सुनते हुए कुणाल अनिका तो देखता है तो वो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में और उसे हंसाने के लिए आगे कहता है, वैसे मुझे लगता है कि फ्लाइट वालों ने उसे बिठाने से मना कर दिया होगा, कहा होगा कि अगर तुम बैठोगी तो फ्लाइट कैसे उड़ेगी। कहते हुए वो खुद भी हंसता है और उम्मीद करता है कि उसके जोक से अनिका को भी हंसी आएगी, लेकिन अनिका बड़े ही ठंडे तरीके से उसको देखती रही। अनिका को हंसता हुआ ना देखकर कुणाल ने भी अपनी हंसी रोकी और बोला, अजी छोड़िए, मैं भी किसकी बातें लेकर बैठ गया, कहाँ आप और कहाँ वो। तभी एक टैक्सी अनिका के पास आकर रुक गई। दूसरी ओर पीछे से कुणाल का ड्राइवर हाथ में अनिका गुलेरिया का बोर्ड लेकर दौड़ा चला आ रहा था। वो आकर कुणाल के बाजू में खड़ा हो गया, मानो वो कुणाल को कुछ बताने आया हो। अनिका ने जल्दी जल्दी में रिया को टैक्सी में बिठाया और खुद जब टैक्सी में बैठने जा रही थी तब कुणाल ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, वैसे आपको मनाली में किसी भी चीज की जरूरत हो तो सिर्फ एक ही नाम याद रखिएगा, कुणाल डोगरा। किसी से भी मेरा नाम पूछिएगा, मेरे घर तक छोड़ जाएगा आपको। टैक्सी वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी और विंडो के पास झुककर बड़े ही फ्लर्टी अंदाज में कहा, अरे मिस अपना नाम तो बताती जाओ। इसके सुनकर अनिका ने कुणाल को देखते हुए अपनी आंखों से काला चश्मा निकाला और बड़े ही तेज और कटीली नजर से कुणाल को देखते हुए बिना किसी भी हाव भाव के धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया। बचपन में अनिका का फायदा हर कोई उठा ले जाता था, लेकिन इसके बावजूद उसके मुंह से कभी चुतक नहीं निकलती थी। शायद इसीलिए सब ने सोचा होगा कि अभी भी अनिका को बहला फुसलाकर समाज का और बहन के भविष्य का वास्ता देकर बहलाकर उसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अनिका का शरीर ही नहीं, उसका मन, उसके विचार हर कुछ इन 6 सालों में बदल चुका था। आज अनिका को इस तरह सबके अरमानों पर पानी फेरता देख सब लोग गहरे शौक में थे। अनिका के मुंह से ऐसे तीखे शब्द कामिनी पहली बार सुन रही थी और अब कामिनी का पारा 7वें आसमान पर था। वो घुराती हुई अनिका से बोली, समझती क्या हो खुद को? वजन घटा लिया तो जबान भी लड़ाना सीख गई क्या? चाहे कुछ भी कह लो, मैं कल भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी और मैं हमेशा तुमसे ज्यादा खूबसूरत रहूंगी। दिखने में भी तुमसे आगे और पढ़ने में भी तुमसे आगे। कुछ ही साल में डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर कुणाल तुम्हारे पास वापस आ ही नहीं सकता। कामिनी भी नहीं जानती थी कि उसके मुंह से आखिर कुणाल की बात क्यों निकल गई थी, लेकिन उसकी इस बात पर अनिका ने भी मुस्कुरा कर कह दिया, तो चलो एक और शर्त लगाए। अनिका की ये बात सुनकर ना जाने क्यों कामिनी का कॉन्फिडेंस अचानक से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे हकीकत पता थी। वो अनिका का नया रूप भी देख चुकी थी और वो कुणाल की फितरत से वाकिफ भी थी। और तभी घर के मेन गेट के बाहर से कुणाल की आवाज आए, कहाँ गई वो मोटी, मुझे एयरपोर्ट पर 2 घंटे वेट करवाया, आज छोड़ूंगा नहीं उसे। कुणाल की ये बात सुनकर कामिनी टेंशन में आ गई, लेकिन अनिका वही खड़े कामिनी के सामने मुस्कुरा रही थी। मारवा। रोहित अनिका की ये बात तुरंत पकड़ लेता है और कहता है, आई न्यू इट, तो तुम जानती हो कि मैं रोहित मारवा हूं और ये होटल मेरी है। तब तो ये भी जानती होंगी कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए सौतेली मां नहीं चाहिए। इसलिए तुमने प्लान बनाया होगा कि पहले मेरे बेटे को फंसा लो, तो फिर बाप अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। क्यों? होटल की लॉबी में मौजूद लोग अनिका को शक की नजरों से देखे जा रहे थे। अनिका अपनी इंसल्ट का बदला ले तो सकती थी, लेकिन रिया की सेफ्टी के लिए वह कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोली नहीं। रोहित जाने से पहले चुटकी बजा के अनिका को फाइनल वार्निंग देता है, स्टे अवे फ्रॉम माय सोन। इतना कहकर रोहित मुड़कर जाने लगा। होटल के सभी लोग इस हद तक सकपका गए थे कि इतनी बड़ी होटल की लॉबी में इतने सारे लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ रोहित के जूतों की टॉक टॉक गूंज रही थी। रोहित भले ही अनिका से दूर जा रहा था, मगर अनिका का चेहरा उसके दिल पर छाप छोड़ गया था। ना जाने क्यों जाते जाते उसको एक बार और अनिका की तरफ देखने का मन किया और इसलिए मुड़कर अनिका को देखने जाता है, तभी सामने से सर्विस प्लेट ले जाते वेटर से वो जोर से टकराया और सारी प्लेट्स जमीन पर गिर गई। रोहित ने वेटर को देखा
और फिर अनिका को देखा और फिर सिर्फ सॉरी कहकर वहां से चला गया। बेहद गुस्से में अनिका ने लिफ्ट का बटन 5-6 बार दबा दिया और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला वो पांव पटकर अंदर गई और सीधा टॉप फ्लोर का बटन दबाया। दरवाजा बंद होने ही वाला होता था कि तभी एक पांव दरवाजे के बीच में आया जिसने दरवाजे को बंद होने से रोक लिया। सामने एक 19 साल का लड़का प्रिंटेड टी शर्ट और रेड शॉर्ट्स में खड़ा था। उसके पैर की वजह से लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुल गया। अनिका के गुस्से में सोचा कि कौन बदतमीज है ये। रिया की तरह इस लड़के ने भी कान में हेडफोन और हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कजिन भाई सनी था। सनी ने अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर आवाज निकालने की कोशिश की और अनिका से कहा, देखो दीदी, मेरे भैया आसानी से फंसने वालों में से नहीं है। बहुत लड़कियां आपकी तरह कोशिश कर चुकी है। अनिका का गुस्सा अब अपने पीक पर था। उसे समझ नहीं आया कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। तभी सनी ने अनिका के जख्म पर नमक छिड़कते हुए कहा, काफी लड़कियां ट्राई कर चुकी है ये वाला तरीका, थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इनफैक्ट कई बॉलीवुड एक्ट्रेस भी भाई के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए अपनी शूटिंग मनाली में रखवाती हैं, मगर मेरे भाई बहुत स्ट्रिक्ट है, ना वो किसी के पास जाते हैं, न कोई उनके और आर्यन के पास आ सकता है मेरे सिवा। अनिका की बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म हो इससे पहले सनी ने अपना पांव लिफ्ट के दरवाजे से हटा लिया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनिका अब भी सोच रही थी कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा था। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। सारे गेस्ट जा चुके थे। कुणाल और उसके दोस्त बंगले के पीछे अपनी ही मस्ती में और फुल ऑन नशे में थे। वो शायद ये तक भूल चुके थे कि वो कामिनी की बर्थडे पार्टी में आए थे। कुणाल अब नशे में था और बेहद खुश था, क्योंकि वो जानता था कि कल उसकी मुलाकात फिर से एयरपोर्ट वाली लड़की से होगी। तभी वहां गौतम, कामिनी और मनीषा हाथ में डिवोर्स पेपर लेकर पहुंचे। कामिनी ने कुणाल को खुश देखकर उसका एक हाथ पकड़कर कहा, आई एम सो हैप्पी कि कुणाल ने पार्टी एंजॉय की। कामिनी इस हकीकत से अनजान थी कि कुणाल एयरपोर्ट वाली लड़की और उसकी खूबसूरती के बारे में अपने दोस्तों से बात कर रहा था और इसलिए वो इतना खुश नजर आ रहा था। तभी गौतम ने भी खुश होकर कुणाल से कहा, कांग्रेचुलेशन, आज कामिनी की बर्थडे के मौके पर मेरी तरफ से तुम दोनों को ये तोहफा। गौतम ने कुणाल के डाइवोर्स पेपर्स थमा दिए। कुणाल ने जल्दी से पेपर्स लिए और गौर से देखने लगा, फिर खुश होकर बोला, थैंक यू वेरी मच। इस डिवोर्स पेपर्स को देखकर मैं बता नहीं सकता कितना हल्का फील कर रहा हूं। आई एम अ फ्री बर्ड अगेन। गौतम ने भी मजाकिया अंदाज में कहा, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। जल्द ही तुम्हारी और कामिनी की शादी कर देंगे। ये सुनते ही कुणाल का मूड खराब हो गया। वो गौतम से रूडली कहता है, इसमें सिर्फ डिवोर्स पेपर्स है। जब तक कंपनी के पेपर्स नहीं होंगे तब तक ना मेरे घर वाले शादी करवाएंगे न मैं करूंगा। कुणाल आखिरी पैग नीट पी लेता है और वहां से निकल जाता है। होटल पैराडाइज। तिलमिलाए अनिका अपने कमरे में आई। अपना पर्स सोफा पर फेंककर पांव सेंटर टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ गई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था नीचे लॉबी में उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। उसने होटल बदलने का मन बना लिया और रिया को लेने बेडरूम में गई। बेडरूम का दरवाजा खोलकर उसने देखा रिया बिल्कुल शांति से सो रही थी। रिया को इस तरह देखकर अनिका का गुस्सा एक सेकंड में शांत हो गया। वो रिया के माथे को चूमती है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था। Want to meet you urgently। एक पेशेंट है जिसके दिमाग का ऑपरेशन करना है, जो सिर्फ आप कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। मैसेज पढ़कर अनिका को अपनी इंसल्ट का बदला लेने का मौका मिल गया था। उसने तेज उंगलियों से मैसेज टाइप करके बिना सोचे एक सेकंड में बटन दबा दिया। वहां रोहित डॉक्टर अमृता का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। मेल में लिखा था, दिमाग का इलाज पहले आपको करवाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरोसर्जन उसे ऐसा क्यों कह रही थी। रोहित ने मेल पर कुछ टाइप किया लेकिन फिर मैसेज डिलीट कर दिया और अपनी कंपनी के आईटी हेड सैम को फोन लगाया। रोहित काफी डोमिनेट आवाज में कहता है, हेलो सैम। रोहित की आवाज सुनकर सैम को जैसे पसीने छूटने लगे। रोहित का प्रभाव कुछ ऐसा था लोगों पर कि अगर रोहित ने याद किया है तो जरूर कोई गड़बड़ हुई होगी हमसे। सैम डर के पूछता है, यस यस सर, एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। रोहित सैम को सिर्फ इतना कहता है, मेरे ऑफिशियल मेल अकाउंट पर डॉक्टर अमृता का मेल आया है, पता करो वह मेल की लोकेशन कहाँ है। वो जहां भी होंगी मैं उससे चार्टर फ्लाइट में जाकर मनाली ले आऊंगा। सैम के लिए ये काम आउट ऑफ ऑफिशियल वक्त था। वो हिम्मत करके जवाब देता है, सर एक्चुअली
कोई नेटवर्क हमें अपने क्लाइंट का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं शेयर करेंगे। इट्स इल्लीगल। रोहित कहीं नाराज ना हो जाए इसलिए खुद अपनी ओर से कह देता है, बट सर गिव मी सम टाइम, आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट। निराश होकर रोहित ने फोन काट दिया। तभी उसके फोन पर सनी का मैसेज आता है, भैया कम फास्ट, आर्यन इज नॉट वेल। उद्धरण चिन्ह। रोहित उसी वक्त लिफ्ट की ओर दौड़ने लगा। होटल का स्टाफ रोहित को ऐसे भागते देख परेशान हो गया। रोहित ने लिफ्ट में टॉप फ्लो का बटन दबाया मगर आज उसे अपनी लिफ्ट की स्पीड बहुत स्लो लग रही थी। आर्यन पर जरा सी तकलीफ आए तो रोहित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब तक लिफ्ट 24th फ्लोर तक पहुंचती है तब तक तो रोहित के मन में हजारों ख्याल गुजर चुके थे। फाइनली लिफ्ट का दरवाजा खुला। सनी दरवाजे पर रोहित का इंतजार कर रहा था। रोहित सीधा बेडरूम की तरफ भागा और वहां रोहित ने जो देखा वो उसकी समझ से बाहर था। आर्यन गहरी नींद में था और वो नींद में एक ही चीज बोले जा रहा था, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम। उद्धरण चिन्ह। अनिका कुणाल के हाथ पर हाथ घुमाकर कहती है, आप ही ने कहा था कुणाल डोगरा का नाम मनाली में किसी को भी पूछूं तो वो आपके घर तक छोड़ देगा। उद्धरण चिन्ह। कुणाल अपने सनग्लासेस उतारकर अपना हाथ सिर के पीछे वाले हिस्से पर मार के अपने नसीब को कोसते हुए कहता है, देखो रागिनी, उस लड़की के साथ तो मैंने 2 मिनट भी नहीं गुजारे। शादी के फेरे पूरे होते ही मैं दिल्ली चला गया था और जब वापस आया तब तक उसकी डिलीवरी का वक्त हो चुका था। उसने एक बच्ची को जन्म दिया और मौसी के साथ बेंगलुरु चली गई, बस। अनिका कुणाल की बात दोहराते हुए कहती है, बस इतना ही। कुणाल सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है तो अनिका से रहा नहीं गया और उसने आखिर पूछ ही लिया, और उसका बेटा कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कुणाल एकदम से सुन्न हो गया। उसकी आवाज जैसे उसके हलक में अटक गई हो, वैसे अटक अटक के वो बोला, वो बेटा नहीं। कौन बेटा? उद्धरण चिन्ह। अनिका का पारा अब पूरी तरह चढ़ चुका था। उसने बिना कुछ सोचे खुद की बात पर जोर देते हुए सीधा ही पूछ लिया, उसका बेटा? उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, तो उसका बेटा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। कुणाल चौंका हुआ तो था ही, लेकिन साथ ही उसको हल्का सा शक हुआ कि रागिनी इस तरह अनिका के बारे में क्यों पूछ रही है। और तभी मानो जैसे अनिका ने कुणाल के एक्सप्रेशंस पढ़ लिए हो, वैसे वो तुरंत बात घुमाते हुए बोली, ठीक है, मत बताओ। मैं भी ऐसे किसी इंसान के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती जो मुझसे बातें छुपाता हो। इतना कहकर अनिका झूठ मूठ का वह से उठकर जाने का नाटक करने लगी। अनिका कुछ कदम आगे चली ही थी कि तभी पीछे से कुणाल ने नर्वस सा मुंह बनाकर थोड़ी बुझी हुई आवाज में कहा, अच्छा रुको, बताता हूं। अनिका को नाराज होकर जाते देख कुणाल सोच में पड़ गया। उसे लगा कि अगर वो रागिनी को सब कुछ नहीं बताएगा तो शायद वो उससे दोस्ती नहीं करेगी। अपने नए क्रश को खुद से दूर जाते रोकने के लिए कुणाल ने उससे आवाज दी, रुको, बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। अनिका जैसे उसी पल का इंतजार कर रही थी, वो तुरंत रुक गई। अनिका की धड़कनें तेज हो चुकी थी मगर उसने अपने आप पर संयम रखा था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कुणाल और किसी को भी उसके बारे कुछ भी पता चले। पिछले 6 सालों से अनिका को बस इसी पल का इंतजार था कि कहीं से उसके बेटे की कोई खबर मिले। तुरंत अनिका ने अपने पर्स से सनग्लासेस निकाले और तुरंत पहन लिए। वो नहीं चाहती थी उसकी आंखों की नमी कुणाल देखे। लेकिन कुणाल ये देखकर और टेंशन में आ गया। उसे लगा कि अनिका वहां से निकलने की तैयारी में सनग्लासेस पहन रही है, इसलिए वो टेबल से उठकर अनिका के पास आया और आसपास देखने लगा, मानो चेक कर रहा हो कि कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा। फिर उसने धीरे से अनिका को कहा, देखो रागिनी, मैं सचमुच नहीं जानता कि उस बच्चे का क्या हुआ। दरअसल वो अनिका के पापा गौतम ने ही उसे किडनैप किया था। बस वही जानते हैं कि वो बच्चा इस वक्त कहाँ है। ये सुनकर अनिका पूरी तरह से टूट गई। उसे शक तो था कि उसके पापा उसके बेटे की किडनैपिंग के पीछे थे, मगर आज कुणाल के मुंह से ये सुनकर उसे यकीन भी हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पापा ने आखिर ऐसा क्यों किया। कुणाल, जो अब तक अनिका के पीछे खड़ा हुआ था, उसने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और फिर धीरे से वो उसके सामने आया। अनिका जो अपने शौक में थी, वो कुणाल को सामने देखकर बिना कुछ बोले बस यहाँ वहां देखने लगी। अनिका की इस नर्वसनेस को देखकर कुणाल ने पूछा, क्या हुआ रागिनी, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? वैसे प्लीज अब तुम बुरा मत लगाना, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? अनिका अब भी शौक में खड़ी थी, लेकिन कुणाल का शक बढ़ न जाए इसलिए अनिका ने किसी तरह बात बनाकर कहा, मैं जल्दी से नए दोस्त नहीं बनाती। उनके बारे में जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन न हो मैं दोस्ती नहीं करती। कुणाल थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोला, अब तो सब कुछ जान लिया मेरे बारे में, अब तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दो। ये कहते हुए कुणाल एक बड़ी ही फ्लर्टेशियस स्माइल के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है।
लेकिन अनिका के लिए अब कुणाल किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि कुणाल उसे उसके बेटे तक नहीं पहुंचा सकता। अनिका बिना हाथ मिलाए कुणाल से सिर्फ इतना कहती है, इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें इंतजार करना होगा। इतना कहकर अनिका वहां से चली गई। कुणाल को रागिनी का बिहेवियर थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिर उसने मन में सोचा, शहर की लड़की है, नखरे तो करेगी ही। दूसरी तरफ पैराडाइज होटल में रिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के बीच थी। रिया हेडफोन के जरिए टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। तुम सब पीछे ही रहो, मैं आगे जाके दुश्मनों का बनकर उड़ा देती हूँ। यस, ये बूस्टर हमारी टीम का है। अब दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी। राहुल 121, तुम एयरबेस पर हमला करो। रेडी। तो ब्लास्ट एनिमी लीडर 1 2 3, वी वॉन द गेम। हमेशा की तरह रिया की टीम जीत गई। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से मशहूर थी। हालांकि उसने अपनी गेमिंग आईडी में कोई फोटो नहीं डाली थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी उम्र देखकर उसे जज करें। कई लोगों को तो लगता था स्वीट एंजल कोई बहुत बड़ी इंजीनियर या कंप्यूटर जीनियस होगी। पूरी दुनिया से रिया के फैंस उसे वेल प्लेड, यू आर द बेस्ट के मैसेज उसके गेम में करने लगे। इतना ही नहीं, 25,000 से ज्यादा पेंडिंग फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आकर पड़ी थी रिया के पास। रिया पर अब इन मैसेजेस की वाहवाही का असर नहीं होता था, क्योंकि अब ये सब कुछ उसके लिए बहुत आम बात थी। स्वीट एंजल के नाम से खेल रही रिया मोर्टल फाइट गेम की वर्ल्ड चैंपियन थी। रिया ने अपना टैबलेट सोफा पर घुमाकर फेंका, खड़ी होकर रूम में लगे इंटरकॉम की तरफ गई। उसने सोचा एक चॉकलेट मिल्कशेक मंगवाया जाए। फोन उठाकर वो जब रूम सर्विस का नंबर डायल करने ही वाली थी, तब उसे अनिका की एक बात याद आई। अनिका ने बाहर जाते हुए उससे कहा था, रूम के सामने एक पागल और एक छोटा पागल रहता है। रिया वैसे तो बड़ी अच्छी बच्ची थी, मगर थी काफी शरारती। वो उन बच्चों में से थी जिन्हें कोई बात करने से मना करो तो वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि बड़े उन्हें वो चीज करने से मना करते हैं। रिया ने एक बड़ी ही शैतानी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला और अपने सामने वाले रूम का नंबर पढ़ लिया, 2401। रिया फिर से इंटरकॉम के पास गई और वही शैतानी मुस्कान के साथ नंबर डायल किया। तभी रोहित मारवा के कमरे में इंटरकॉम की घंटी बजने लगी। रूम में इस वक्त सिर्फ सनी और आर्यन ही मौजूद थे। सनी बालकनी में खड़ा खड़ा अपने किसी दोस्त से फोन पे झगड़ रहा था। किसी गेम में उस दोस्त की वजह से टीम हार गई थी। सनी उस दोस्त को समझा रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वीट एंजल की गेम को फॉलो करे ताकि वो भी उससे कुछ सीख सके। रोहित को बिजी देखकर आर्यन ने खुद फोन उठाया। आर्यन अपनी मीठी, प्यारी और धीमी आवाज में बोला, हेलो। तभी सामने से रिया हंसते हंसते कहती है, बच्चे हो, मतलब छोटे पागल, उद्धरण चिन्ह। ये कहकर रिया फिर हंसने लगी। आर्यन दिखने में हुबहू रिया जैसा था, लेकिन वो रिया से विपरीत था। आर्यन अपने होठ को दांतों से दबाकर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मैं पागल नहीं हूं। रिया की हंसी रुक गई। फिर आर्यन ने इनोसेंटली पूछा, क्या ये बात तुम्हें मेरी टीचर ने बताई? ये सुनकर रिया सोच रही थी, मोम ने सच ही कहा था। सामने सच में दो पागल रहते हो ऐसा उसे लगने लगा था। रिया को अब और ज्यादा शरारत सूझी। उसने आर्यन को छेड़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारी टीचर भी यह बात जानती है। आर्यन को अपने छोटे हाथों से फोन का रिसीवर पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो रिसीवर दूसरे हाथ में लेकर फोन के बगल वाली सीट पर बैठा और फिर उदास होकर उसने कहा, टीचर कहती है मुझे स्पेशल स्कूल जाना चाहिए। ये सुनकर रिया ने हंसना बंद कर दिया और ध्यान से सुनने लगी। आर्यन ने काफी वक्त से अपनी उम्र के किसी दोस्त से बात नहीं की थी। रिया की आवाज सुनकर आर्यन को लगा जैसे उसे उसका कोई पुराना दोस्त वापस मिल गया हो। उसने रिया से पूछा, क्या तुम स्कूल जाती हो? रिया को ये सवाल बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर स्कूल पे नाम पर वो थोड़ा चिढ़कर बोली, ऑफ कोर्स मैं स्कूल जाती हूँ। हर बच्चा स्कूल जाता है, तुम नहीं जाते क्या? आर्यन मायूस होकर बोला, मैं स्कूल जाता था जब हम पूरी फैमिली के साथ रहते थे। फिर पापा मुझे यहाँ ले आए, ये होटल पप्पा की है। अब हम यही होटल में रहते हैं। ट्यूशन टीचर यही आती है मुझे पढ़ाने। रिया ने ऐसी सीरियस बातें पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने थोड़ा शौक होते हुए आर्यन से पूछा, स्कूल नहीं जाते, होटल को घर बनाकर रहते हो? अच्छा तो तुम्हारा कोई फ्रेंड है यहाँ? आर्यन पीछे मुड़कर चेक करता है कहीं सनी तो नहीं आया। सनी को बिजी देखकर आर्यन फिर धीमी आवाज में बोलने लगा, नहीं यहाँ मेरे साथ पापा और चाचू रहते हैं। रिया को आर्यन की बातें अजीब लग रही थी, पर अब उसे आर्यन पर दया आ रही थी। रिया ने किसी मैच्योर एडल्ट की तरह गंभीर विचार किया और आर्यन के सामने एक ऑफर रखी, अच्छा एक बात बताओ, मेरे दोस्त बनना चाहोगे? आर्यन, जिसकी लाइफ में सिर्फ दो चीजों की कमी थी,
माँ और दोस्त की, और इसीलिए आर्यन ने तुरंत हाँ कर दी। उसकी आवाज में जैसे अचानक जोश आ गया हो। रिया ने भी खुश होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आई एम रिया। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन बढ़ते कॉन्फिडेंस के साथ बोला, आई एम आर्यन। तुम कहाँ से बोल रही हो? रिया ने जवाब दिया, मैं तो सामने ही रहती हूँ। मैं और मेरी मॉम तुम्हारी होटल में गेस्ट है। तुम मुझे मिलना चाहोगे? ये सुनकर आर्यन ने बाहर बैठे सनी को देखा। उसे लगा कि सनी तो अपने ही प्रॉब्लम्स से परेशान है। तब उसने कुछ सोचकर एक हाथ फोन के माइक पर रखकर धीरे से पूछा, मगर कैसे? पापा मुझे रूम से अकेले निकलने नहीं देंगे। रिया ने एक हाथ कमर पर रखकर फोन का रिसीवर सिर पर पटका। अरे तुम बच्चे हो क्या? देखो तुम ठीक 15 मिनट में मुझे नीचे होटल की लॉबी में मिलो। मैं मम्मी को फोन करके बोल दूंगी कि मुझे पिज्जा खाना है, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। वो जब आए तब तुम उनसे भी मिल लेना और हमारे साथ पिज्जा खाने भी चलना। अच्छा बाय, अब मैं फोन रखती हूँ। तुम 15 मिनट के बाद नीचे मिलना। तभी आर्यन थोड़ा कंफ्यूजन में अपना सिर खुजाते हुए कहता है, मगर मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? रिया इम्प्रेस होकर कहती है, वेरी गुड क्वेश्चन। एक काम करो, ब्लैक पैंट और ब्लैक टी शर्ट पहन कर आना। मैंने भी वही पहना होगा। हमारी ड्रेस से हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। आर्यन को आइडिया पसंद आया। उसने फोन रखा और सनी की तरफ देखते हुए और उससे बचते हुए दबे पांव अंदर बने दूसरे कमरे में चला गया, जो आर्यन का ही कमरा था। दूसरी तरफ रिया ये सोचकर खुश थी कि इस नई जगह पर उसने नया दोस्त बनाया था। कुछ सोचकर रिया ने अपने मोबाइल से एक एमएसजी टाइप किया, आई वॉन्ट टू गो आउट फॉर पिज्जा, कम फास्ट। और वो एमएसजी उसने अनिका को भेज दिया। कुछ ही पल में आर्यन अपने कमरे से ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहनकर बाहर निकलता है। उसने देखा सनी अब भी कान में हेडफोन डाले फोन पर बिजी था। आर्यन में इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं आई थी। उसे पता था रोहित को पता चला तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है, मगर नए दोस्त और बाहर पिज्जा की लालच से उसे रिस्क उठाने की हिम्मत मिली। आर्यन दबे पांव मेन डोर तक गया। सनी को पता न चले इस तरह दरवाजा धीरे से अनलॉक किया और सनी की ओर देखते हुए आर्यन रूम से बाहर निकल गया। अपने रूम के बाहर अकेले कदम रखने पर आर्यन का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसे अपने आप पर इतना विश्वास पहले कभी नहीं आया था। आर्यन की नज़र सामने वाले स्वीट 2402 पर पड़ी। उसे लगा प्लान में थोड़ा चेंज होना चाहिए। क्यों न वो और उसकी नई दोस्त यहीं से साथ चले। आर्यन कॉरिडोर में आगे बढ़ा। वो रिया के रूम के दरवाजे तक पहुंचा। उसने हाथ ऊपर करके डोर बेल बजानी चाहिए, लेकिन वहां तक उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए उसने दरवाजा नॉक करने का सोचा। वो नॉक करने ही वाला था कि तभी लिफ्ट खुलने की आवाज आई। आर्यन का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर रोहित ने उसे इस तरह रूम के बाहर देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। आर्यन डरता हुआ मुड़ा और लिफ्ट की ओर देखने ही लगा था कि तभी उसने देखा कि लिफ्ट से उसके अनिका बाहर आ रही थी। उसके पापा वो वहां ना देखकर आर्यन की जान में जान आई। वही अनिका आर्यन को दरवाजे के बाहर देखकर पहले थोड़ा चौंकी और फिर वो आर्यन के पास गई और उसके गाल पर हाथ फेरकर बोली, आई एम सॉरी मम्मा इस लेट। उद्धरण चिन्ह। एक माँ होने के बावजूद आर्यन को ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज में देखकर वो भी धोखा खा गई थी और सोच रही थी कि ये उसकी बेटी रिया है। आर्यन बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखे जा रहा था। उसने पर्स से रूम अनलॉक करने के लिए कार्ड निकाला, साथ ही पर्स से अपना मोबाइल भी निकाला। कार्ड को लॉक सेंसर पर लगाया और एक हाथ से मोबाइल चेक करने लगी और इसके साथ ही वो आर्यन को रिया समझकर प्यार से डांट भी रही थी। इस तरह अकेले रूम से बाहर आने का क्या मतलब? बहुत शैतानियत बढ़ गई है तुम्हारी। तभी रूम अनलॉक होने की आवाज आई और इसी के साथ अनिका की नजर रिया के एमएसजी पर पड़ी। Want to eat पिज्जा, कम फास्ट। ये पढ़ते ही अनिका का गुस्सा फिर शांत हो गया और फिर थोड़ा गिल्टी फील करते हुए उसने झुककर आर्यन के गालों पर किस की और बोली, आई एम सो सॉरी, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाते हैं। ये कहते ही अनिका ने फिर से रूम के दरवाजे को बाहर से बंद किया और वो आर्यन का हाथ पकड़कर सीधा उसे लिफ्ट में ले गई। इन सभी बातों के दौरान आर्यन बस अनिका को देखे जा रहा था। अनिका का स्पर्श, उसका प्यार देखकर आर्यन को ऐसा लगा जैसे कि अगर उसकी माँ होती तो उसे ऐसे ही प्यार करती। आर्यन ये तक भूल चुका था कि उसे उसकी नई दोस्त को मिलना था। इस वक्त आर्यन को अनिका की ममता के आगे और कुछ नहीं दिख रहा था। लिफ्ट में अनिका की बगल में खड़ा आर्यन धीरे से अचानक अनिका की उंगली पकड़ लेता है। ये देखकर अनिका को थोड़ा अजीब लगा और उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन की आंखें जैसे अनिका की आंखों से पूछ रही हो कि माँ तुम कहाँ थी।
अनिका, जो आर्यन को रिया समझ रही थी, उसने एक पल के लिए सोचा कि रिया ऐसे इमोशनली क्यों देखे जा रही है उसको। इसलिए उसने आर्यन को पकड़कर अपनी तरफ किया और नीचे झुककर आर्यन को सीने से लगाकर अपनी गोद में उठा लिया। आर्यन ने आंखें बंद कर ली और अनिका को जोर से अनिका को पकड़कर हक कर लिया, मानो जैसे आर्यन को हमेशा से इसी पल का इंतजार था। उसने अनिका को पहले कभी देखा तक नहीं था, मगर आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अनिका की गोद में पहले भी खेला है। अनिका धीरे धीरे आर्यन की पीठ को अपने हाथ से आर्यन को थपथपाने लगी, जिसके चलते कुछ ही सेकंड्स में आर्यन अनिका के कंधों पर सर रखकर सो गया। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सामने रोहित मारवा खड़ा था। रोहित और अनिका की नजरें एक दूसरे से मिली, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। आर्यन का सर अनिका के कंधों पर झुका होने के कारण रोहित को आर्यन का चेहरा नहीं दिखा। अनिका आर्यन को थपकियां देते हुए लिफ्ट से बाहर की ओर निकल गई। रोहित बस अनिका को जाते हुए देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो रोहित अभी आर्यन को अनिका की गोद में देख लेगा। आगे चली जा रही अनिका को कुछ एहसास हुआ तो वो चलते हुए रुकी और फिर टर्न होकर रोहित की ओर मुड़ी। उसने देखा कि रोहित उसी को घूर रहा था। अनिका के मूड के देखने पर रोहित को एहसास हुआ कि वो अनिका को एक टक देखे जा रहा था, इसलिए वो थोड़ा एम्बारास होकर यहाँ वहां देखकर खांसने लगा और हड़बड़ाहट में लिफ्ट के अंदर चला गया। रोहित को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कहीं अनिका को गलत सिग्नल न मिले। तभी लिफ्ट के बाहर से कोई हलचल न होने के कारण रोहित को लगा कि अनिका अब चली गई होगी। कंफर्म करने के लिए उसने लिफ्ट के बाहर सर निकालकर चेक किया तो देखा कि अनिका अब भी वही खड़ी थी। रोहित ने झटके से अपना सर वापस लिफ्ट के अंदर ले लिया और फटाफट सीधे टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। अब तो उसे अपने किए पर और भी पछतावा हो रहा था। उसने अपना हाथ जोर से लिफ्ट की दीवार पर दे मारा। स्टील के दरवाजे होने की वजह से रोहित के मुक्के की गूंज पूरी होटल में सुनाई दी। टॉप फ्लोर आने पर लिफ्ट का दरवाजा खुला तो रोहित ने सामने देखा कि ब्लैक जीन्स ब्लैक टी शर्ट पहने रिया लिफ्ट का इंतजार करते हुए खड़ी थी। रोहित, जो पहले से थोड़ा डिस्टर्ब था, उसने रिया को आर्यन समझकर कड़क आवाज में डांट दिया, तुम फिर यहाँ खड़े हो? रूम से अकेले बाहर नहीं निकलने को कितनी बार बोला है मैंने? वाई डोंट यू लिसन टू योर डैड? डैड, ये शब्द सुनते ही रिया की आंखें चमक उठी। उसका पूरा चेहरा उसकी स्माइल से भर गया था। अपने अंदर की सारी ताकत जुटाकर वो खुशी के मारे जोर से चीखी और बोली, डैड, आखिर आपको ढूंढ ही लिया गया। रोहित ने कहा, हाँ मैं ही उसे ले गया था। अब शौक लगने की बारी रोहित की थी, पर एक सेकंड, वो रूम में है मतलब? आर्यन ऊपर तुम्हारे साथ है? सनी रिलीफ के साथ कहता है, हाँ वो तो आ गया। रोहित को आर्यन का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मगर उसे डॉक्टर अग्रवाल की बात याद आई, ये फेस है, निकल जाएगा। रोहित सनी से कहता है, ठीक है मैं भी आता हूँ। रात के 11 बज चुके थे। अनिका अपने स्वीट के बेडरूम में बेड पर लेट गई। सारे दिन की थकान के बाद अब उसके शरीर की कमजोरी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वहां बगल में रिया बेड पर लेटी तो थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। रिया की आंखों के सामने बार बार एक ही फिल्म चल रही थी। रिया, मम्मा और डैड किसी बीच पर घूमने गए हैं और रिया डैड के कंधों पर बैठी है। रिया ने कच्ची नींद में सोई अनिका से पूछा, मम्मा कितना अच्छा होगा अगर आप और डैड साथ ही रहो। अनिका की कच्ची नींद अब गहरी हो चुकी थी, इसलिए उसने रिया की बात नहीं सुनी। रिया ने भी अनिका को सोते हुए देखा। उसे पता था कि मम्मा को नींद मिलना उसके शरीर के लिए कितना जरूरी था, इसलिए उसने मम्मा को डिस्टर्ब ना करने का सोच के उसे हक करके अपनी आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद नींद आ जाए। वहां आर्यन की भी हालत कुछ वैसी ही थी, खुली आंखें और नींद गायब। आर्यन अपने कमरे में हमेशा डैडी के साथ सोता था, मगर आज उसके पास मॉम के साथ बिताए वक्त की स्वीट मेमोरीज थी। दोनों बच्चों की आंखों से नींद गायब थी, लेकिन दोनों के पास अब एक उम्मीद थी, यह उम्मीद कि बहुत जल्द हम मॉम एंड डैड के बीच सोएंगे। मॉर्निंग बर्ड्स की मीठी आवाजों के बीच आर्यन की आंखें खुली। बीती रात उसे काफी अच्छी नींद आई थी और क्यों ना हो, आर्यन ने जिंदगी में पहली बार मां का स्पर्श महसूस किया था। मगर उसे पता था चाहे कुछ भी हो जाए, रोहित को कल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आर्यन धीरे से अपना सर पिलो से उठाकर कमरे में देखने लगा। रीडिंग टेबल पर रोहित लैपटॉप पर रोज की तरह अपने मेल्स चेक कर रहा था। आर्यन ब्लैंकेट हटाकर बेड से उतर गया, अपने स्लीपर्स पहने और बाथरूम में चला गया। रोहित की आंखें भले ही लैपटॉप स्क्रीन पर थी, उसका ध्यान पूरी तरह से आर्यन पर था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, बस आर्यन पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। डॉक्टर अग्रवाल का कहा सच हो, वो बस आर्यन का एक फेज हो जो निकल गया हो। आर्यन ब्रश करके बाथरूम से बाहर आया।
रोहित के पास जाकर एक ओबीडियंट बच्चे की तरह बोला, गुड मॉर्निंग डैड। रोहित ने आर्यन के कंधे पर हाथ रख के विश किया, गुड मॉर्निंग आर्यन। चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर तुम रेडी हो जाओ, टीचर आने वाली होगी। आर्यन हाँ में सर हिलाकर लिविंग एरिया की तरफ जाने लगा। रोहित की नजरें अब भी आर्यन के बर्ताव पर थी, जो अब बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। रोहित ने लैपटॉप बंद किया और आर्यन के पीछे लिविंग रूम में गया। डाइनिंग टेबल पर रोज की तरह होटल के सर्विस स्टाफ ने नाश्ता सजा दिया था। ऑरेंज जूस, ब्रेड, टोस्ट, बटर और सलाद। आर्यन ने अपने ग्लास में जूस लिया और प्लेट में सलाद लेकर खाने लगा। रोहित ने राहत की सांस ली। आर्यन पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। मनाली सिटी एरिया। इस बीच कामिनी तेज कार चलाकर किसी का पीछा कर रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में मुड़ते रास्तों पर बेपरवाह होकर कार चलाना खतरनाक हो सकता था, मगर कामिनी को यह फिक्र थी कि कुणाल उसकी आंखों से दूर ना हो जाए। कामिनी सुबह 7 बजे से कुणाल के घर के बाहर अपनी कार में कुणाल के निकलने का इंतजार कर रही थी। 9 बजे जैसे ही कुणाल निकला, कामिनी उसका पीछा करने लगी। बर्थडे पार्टी के बाद ना तो कुणाल कामिनी का फोन उठा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था। कामिनी को कुणाल का ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए कामिनी कुणाल का पीछा करके पता करना चाहती थी कि आखिर कुणाल कहाँ और किसके साथ बिजी है। कुणाल अपनी कार काफी तेजी से चला रहा था। कुछ देर तक कामिनी ने कुणाल का पीछा किया। कुणाल की गाड़ी होटल पैराडाइज के गेट पर रुकी। कामिनी थोड़ी दूर रुक गई। उसने देखा कुणाल ने गेट पर सिक्योरिटी से कुछ बात की और गाड़ी लेकर अंदर चला गया। कामिनी कुणाल को पता नहीं चलने देना चाहती थी कि वो उसका पीछा कर रही थी। कामिनी ने अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दी। कामिनी चलकर होटल में एंटर हुई। उसने देखा कुणाल वैलेट पार्किंग के लिए अपनी कार दे रहा था। कुणाल होटल लॉबी से होते हुए लिफ्ट तक गया। कामिनी मेन एंट्रेंस के शीशे से कुणाल पर नजर रखे हुई थी। कुणाल जब लिफ्ट के अंदर चला गया तो कामिनी दौड़कर लिफ्ट के पास आए। उसने देखा कि लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी। कामिनी तुरंत बगल वाली लिफ्ट में गई और 4th फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी, कामिनी ने बड़े ध्यान से लिफ्ट के बाहर झांक कर देखा। कॉरिडोर खाली था। कामिनी चुपके से बाहर आए। कॉरिडोर की राइट साइड से कुणाल की आवाज आई। कामिनी ने दीवार के कोने से लगकर देखा। कुणाल होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, मेरे दोस्त यहां शाम 6 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। कुणाल ने जेब से पैसों की गड्डी निकाली और उनके हाथ में रख दी। कुणाल लगभग धमकाते हुए उन्हें कहने लगा, और पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे, मगर याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कुणाल उनके साथ बॉल रूम में चला गया। कामिनी दीवार के कोने से दबे पांव बॉल रूम के दरवाजे पर जा पहुंची। उसने दरवाजे से झांककर देखा तो कुणाल अपने हाथ हिलाकर कुछ समझा रहा था। सारा हॉल फूलों से सजा देना, और हाँ, ये बीच में एक स्पॉटलाइट, और मुझे एक फॉलो लाइट भी चाहिए। जब मैं वह दरवाजे से अंदर आऊंगा, मेरे हाथ में फूलों का गुलदस्ता होगा। मैं चाहता हूं कि वह फॉलो लाइट मुझे फॉलो करे। मैं चलकर लड़की के पास आऊंगा और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचूं, उनकी सारी लाइट ऑन कर देना। ठीक इस वक्त डीजे से कहना कि मेरा सिलेक्ट किया हुआ गाना बजा दे। दरवाजे के बाहर खड़ी कामिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कुणाल आखिर करना क्या चाहता था। तभी वहां होटल का एक सफाई स्टाफ वहां आया। उसने कामिनी को इस तरह खड़े देख हैरानी से पूछा, एक्सक्यूज मी मैडम, आपको कुछ चाहिए? कामिनी घबरा गई, कहीं कुणाल को उसके बारे में पता न चल जाए। वो वहां से भाग निकली। सफाई वाला उसे आवाज देने लगा, अरे मैडम, क्या हुआ, क्या हुआ? मैडम। आवाज सुनकर कुणाल और बॉलरूम में मौजूद बाकी लोग बाहर दरवाजे की तरफ आ गए। सीनियर स्टाफ ने सफाई वाले से पूछा, क्या हुआ मनोज, क्यों चिल्ला रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मनोज हंसकर बोला, पता नहीं सर, एक लड़की यहां दरवाजे से लगकर खड़ी थी, उसके हाथ में उसके जूते थे। मैंने उससे पूछा कुछ चाहिए आपको, तो भाग खड़ी हुई। मुझे लगता है वह गलत फ्लो पर आ गई थी। तभी कुणाल ने मनोज के चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल देखकर डर गई होगी। बाकी स्टाफ वाले, सफाई वाले मनोज पर हंसने लगे। कुणाल ने मनोज के हाथ में 2000 रुपए दिए। कुछ और पैसे दिखाकर कुणाल ने कहा, मेरा एक काम करोगे? अगर काम हो गया तो और 2000 दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मनोज ने खुश होकर कुणाल से कहा, जरूर करूंगा साहब, आप काम तो बोलिए। उद्धरण चिन्ह। कुणाल ने अपनी जेब से फोन निकाला। फोन की गैलरी में जाकर उसने रागिनी की तस्वीर मनोज को दिखाई। जब अनिका उसे कॉफी शॉप में मिलने आई थी, तब चुपके से कुणाल ने उसकी तस्वीर निकाल ली थी। कुणाल ने मनोज को तस्वीर दिखाकर कहा, इस लड़की को गौर से देखो, इसका नाम रागिनी है और ये तुम्हारे होटल में ही रुकी है। बस तुम्हें ये पता लगाना है कि होटल के किस रूम में रुकी है।
फिर कुणाल ने जेब से एक लेटर निकाला और मनोज को समझाया, जैसे ही वह मिल जाए उसे बस ये लेटर दे देना। मनोज ने तस्वीर देखी और मुस्कुराकर बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेटर इस लड़की तक पहुंच जाएगा। कुणाल मनोज की पीठ थपथपाकर वहां से निकल गया। कामिनी गहरी सोच में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसे ये तक पता नहीं था कि उसके पांव की सैंडल अब तक उसके हाथों में थी। कामिनी ने दरवाजा खोलकर सैंडल को बगल की सीट पर डाला। वह जैसे ही गाड़ी में बैठी उसने देखा कुणाल अपनी गाड़ी में तेजी से होटल पैराडाइज के गेट से निकल रहा था। कामिनी तुरंत स्टीयरिंग व्हील के नीचे छुप गई। उसने कुणाल की गाड़ी को आगे निकलते हुए देखा। कामिनी समझ